आप सबों का नमस्कार। आज के कैबिनेट मीटिंग में 7वें चरण के लिए शिक्षक बहाली का जो अधिसूचना है वो जारी हुई है। इस अधिसूचना के तहत बहुत सारे झोल हैं। क्या झोल है हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस अधिसूचना के गुण दोष को एक एक करके देखेंगे। इस अधिसूचना से पुराने शिक्षकों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, नए जो बनने वाले शिक्षक बनने के कतार में खड़े अभ्यर्थी हैं उनको क्या हानि है या उनको क्या लाभ होगा, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक चीज़ तो इस अधिसूचना को पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि सरकार इस तरह से पेंच फंसाई है कि फायदे में कोई नहीं रहे। सबको एक एक लॉलीपॉप थमा दिया गया। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके इस अधिसूचना में जो गुण दोष है। ऊपर से कुछ नहीं है, ये अधिसूचना का नाम विस्तार ये सब परिभाषाएं सब दी गई है। जो इस अधिसूचना का मेन चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ एक चीज़ है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थांकर नियुक्त शिक्षक, यानी कि 2006 से लेकर के 2020 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक से ये अभिप्राय है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस नियमावली में क्या प्रावधान किया गया है। इस नियमावली में एक चीज़ है, जो आयोग का गठन होगा, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी है या कोई नया आयोग बनेगा शिक्षक बहाली के लिए और वो आयोग परीक्षा लेगी, तो जिस आयोग को सरकार अधिकृत करेगी परीक्षा लेने के लिए वो सिलेबस बनाएगा सरकार से या शिक्षा विभाग से मिल कर के वो परीक्षा का आयोजन करेगी। तो इसमें जो संवर्ग है, संवर्ग का मतलब होता है अलग अलग कोटि। जैसे कि अभी तक जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें हम लोग देखते थे कि 1 से 5 के शिक्षक हैं, 6 से 8 के शिक्षक हैं, हाई स्कूल के शिक्षक हैं, +2 के शिक्षक हैं, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत पंचायत शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक हैं, नगर शिक्षक हैं, जिला परिषद शिक्षक हैं, नगर निगम शिक्षक हैं। कई सारे भागों में शिक्षकों को बांटा गया था। लेकिन इस नियमावली में सरकार का कहना है कि ये जो संवर्ग हैं, जैसे पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, ये सारे संवर्ग नहीं होंगे। इनके लिए एक संवर्ग होगा जिला स्तर का, यानी कि जिला के स्तर से बहाली होगी। और सरकार का कहना है कि इस बहाली के बाद वो शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा उनको। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि इस राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा मिलेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ जो दिया गया है एक चीज़ है, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। अभी तक क्या था कि जो शिक्षक के पद थे वह पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भरे जाते थे, लेकिन अब जो आयोग से जो बहाली होगी वह सीधे सरकार के द्वारा जिला संवर्ग स्तर पर सीधे बहाली होगी। और उनके लिए क्या क्या अहर्ताएँ होंगी, उनके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होगा वो देखिए। सबसे पहला
भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, यानी कि वह ट्रेंड भी हो पहले से। जैसे कि अभी है, आपको पहले से ट्रेनिंग लेना होता है, बीएड करना होता है, सीटेट करना होता है। ये दोनों चीज़ आपको पहले से करनी होती है अभी तक के बहाली में, और अब जो बहाली होगी उसमें भी ये दोनों पहले से ही आपको करना होगा, यानी कि यहाँ कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद अगला में है, जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि जो पुराने शिक्षक 2012 से जो पहले शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके लिए सरकार दक्षता परीक्षा का आयोजन की थी, और उनमें जो दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। उसके बाद अलग अलग विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा अलग अलग समय पर किया जाएगा। आयु के लिए है न्यूनतम 21 वर्ष है, तो ये सब तो जो आयु है इसमें कुछ नहीं है। उसके लिए फिर शिथिल करने के लिए सरकार जो है अलग से निर्णय लेगी। आरक्षण जो है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। सीधी नियुक्ति होगी। समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। मध्य प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय में अध्यापक पद के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। और एक चीज इसमें दिया गया है कि यदि सीट विषम संख्या में है, यानी कि किसी विद्यालय में या किसी जिले में किसी विषय के 15 सीट हैं, तो 7 पुरुष 7 महिला, और जो 15वां सीट है वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित होगा। यानी कि विषम संख्या सीट रहने पर जो अंतिम सीट होगा वह भी महिलाओं को ही दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी उसको हम लोग देखते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना होगी, यानी कि एक पूरे जिले में प्रत्येक विद्यालय में कितने रिक्त सीट हैं उसकी गणना करके जिला स्तर पर रिक्ति की सूची जारी की जाएगी, और वो सूची रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को भेजी जाएगी कि इस जिले में इतनी सीटें खाली है। अब सीधी भर्ती हेतु आयोग क्या करेगा, जैसे ही शिक्षा विभाग से अधियाचना आयोग को जाएगी तो आयोग रिक्तियों की संख्या के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा, यानी कि बहाली के लिए जितनी रिक्ति जिला से जाएगी या विभाग के द्वारा आयोग को भेजा जाएगा, तो आयोग उतने पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित करेगी। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि वो जब अपना स्व घोषणा भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वो उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन आयोग करेगा। अगला है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करेगा। पाठ्यक्रम का निर्धारण यानी कि परीक्षा में क्या सिलेबस होगा, यह जो आयोग का प्रशासनिक विभाग होगा उसके परामर्श से किया जाएगा। यानी कि
परीक्षा के सिलेबस का निर्धारण आयोग ही करेगा। पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि पूर्णतः आयोग को ही सारा दायित्व सौंप दिया गया है कि आयोग ही सिलेबस को निर्धारित करेगी, आयोग ही परीक्षा का आयोजन करेगा, आयोग ही प्रश्न पत्र का निर्धारण करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा और परीक्षा फल का प्रकाशन भी आयोग के जिम्मे ही रहेगा। जैसे अभी बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करती है, तो ऐसे समझ लीजिए या तो सरकार सीधे बीपीएससी को परीक्षा लेने दे देगी या फिर एक नए आयोग का गठन करेगी जो शिक्षक बहाली परीक्षा लेगी। और ज़्यादा चांसेस है कि सरकार बीपीएससी को ही परीक्षा लेने के लिए दे दे। परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, वो जो आयोग विभाग से परामर्श लेकर के उसका निर्धारण करेगा कि परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा। कितने अंक प्राप्त करने होंगे, इसको भी करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। और एक चीज़ जो नई भर्ती के लिए जो विद्यार्थी कोशिश में है, नई बहाली का राह देख रहे हैं विद्यार्थी। अभी क्या था कि कई बार फॉर्म कई जगह पर डाल सकते थे, कहीं ना कहीं हो जाता था, लेकिन जैसे अभी बीपीएससी में है आप कई बार फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इस नियमावली में एक चीज़ जो शायद उनको दुखी करे वो है क्या, और इस नियमावली की सबसे बड़ी बात है कि केवल 3 ही बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो बहाली की आशा में राह देख रहे हैं कि हमें बहाली हो जाएगी 7वें चरण में, तो वो केवल 3 ही बार परीक्षा दे सकते हैं। इस अधिसूचना में ये लिखा हुआ है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। इसको ध्यान से देख ले, सुन ले कि केवल 3 ही बार परीक्षा में भाग ले सकता है। और आयोग के द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि आयोग जब परीक्षा ले लेगा और आयोग जब अनुशंसा करेगा तो उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी, बहाली की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 ही बार परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। अगला पॉइंट में है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। यानी कि यदि विभाग आपका अनुशंसा कर दिया फिर भी आपको तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि विभाग आपके प्रमाण पत्रों को जांच करके संतुष्ट नहीं हो जाए कि आप सही तरीके से सभी दृष्टि से नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। यानी कि विभाग जो आयोग है उसकी अनुशंसा के बाद विभाग आपके प्रमाण पत्रों की समुचित जांच करेगा और जांच करने के बाद यदि विभाग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि आप पूरी तरह से उपयुक्त है इस पद के लिए, विद्यालय अध्यापक पद के लिए, तो आपका नियुक्ति होगी। अगला है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। जो शिक्षक अभी बहाल हैं 2003 या 6 से लेकर के 2020 तक के नियमावली यथा संशोधित जो शिक्षक बहाल हुए हैं, वो शिक्षक भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। एक बहुत बड़ी बात है जो शिक्षक अभी पद पर बहाल है उनके लिए कि वो शिक्षक भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार
प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। यानी कि उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी ये सरकार अलग से बताएगी, लेकिन वो पात्र होंगे। अब क्या है कि जो शिक्षक पुराने हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि वो भाग लेंगे किस आधार पर। यदि आपको सेवा का लाभ नहीं दे रहा है सरकार, तो पुराने शिक्षकों के लिए भाग लेने का या इस संवर्ग में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप 15 साल की नौकरी को छोड़ करके फिर से नए शिक्षक बनेंगे, आपको कई सारा इंक्रीमेंट का घाटा होगा, कितना वेतन का घाटा होगा, और इस प्रक्रिया में किस वेतनमान में बहाली होगी यह भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसी तरह का लॉलीपॉप कुछ दिन पहले प्रधानाध्यापक के पद पर बहाली के लिए भी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है कि बीपीएससी के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन वेतनमान के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो ये देखने वाला विषय होगा कि क्या सरकार वेतनमान दे रही है और जो पुराने शिक्षक हैं उनको फायदा पहुंच रहा है या नहीं। ये तो प्रमाण पत्रों की जांच के लिए है। इसके बाद एक चीज है परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि है ये 2 साल के लिए प्रभावी होगी। यानी कि जो शिक्षक इस आयोग के द्वारा बहाली के बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे, नियुक्ति की तिथि से 2 साल तक उसके लिए परिवीक्षा अवधि होगी। परिवीक्षा अवधि यानी कि जैसे अभी ही जो शिक्षक नियुक्त होते हैं 2 साल तक उसे वेतनमान नहीं मिलता है, ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि ये उसी तरह का कोई चीज हो। कहता परिवीक्षा अवधि में यदि आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जा सकता है। आप उस दौरान सेवा यदि संतोषजनक फिर भी नहीं पाई जाती है तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। आपको उस परिवीक्षा अवधि के दौरान सभी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण को सरकार के द्वारा जो समय समय पर प्रशिक्षण कराया जाएगा उसको आप सही से पूर्ण नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको सेवा मुक्त किया जाए। और प्रशिक्षण का कैलेंडर जो है वो विभाग के द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि समय समय पर आपका प्रशिक्षण होगा और उसमें पास करना जरूरी होगा। इसके बाद है सेवा संपुष्टि। यानी कि आपकी सेवा कब संपुष्टि होगी, यानी कि आप कब सही में नियुक्त हो जाएंगे। तो कहता है परिवीक्षा अवधि जब आपकी संतोषजनक रहेगी। जब परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रहेगी, संतोषजनक होने के बाद प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने के बाद ही आपकी सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। यानी कि आपके सेवा संपुष्ट होने में आपके नियुक्ति से 2 से 3 साल का समय लग सकता है। ये वरीयता सूची है जिसमें वरीयता सूची का जिला स्तर से संधारित किया जाएगा। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का क्या नियम होगा। ट्रांसफर जो है शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा। यानी कि शिक्षकों को ट्रांसफर मिलेगा। चूंकि जिला संवर्ग के शिक्षक हैं तो एक जिले में ट्रांसफर तो आसानी से मिलेगी। और जो अंतर जिला स्थानांतरण है वो भी आपका हो सकेगा। विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक या शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। यानी कि अंतर जिला ट्रांसफर भी एक जिले से दूसरे जिले में भी ट्रांसफर हो सकेगा। और उसके लिए जो सक्षम प्राधिकार है
वह निदेशक प्राथमिक शिक्षा को बनाया गया है, यानी कि उसके लिए जो चिट्ठी जारी होगी वह निदेशक डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा जारी होगा। वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल और +2 के लिए जो डायरेक्टर हाई स्कूल के हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो जारी करेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई है वो 2005 का जो नियमावली है उसी के आधार पर होगा, वही प्रभावी होगा। विद्यालय शर्त संबंधी शर्तें वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो पद का वेतन अभी सरकार बताई नहीं है कि विद्यालय अध्यापक के पद का कितना वेतन देंगे, क्या वेतनमान रहेगा, क्या फिर से चाइनीज वेतनमान देकर के शिक्षकों को ठग लिया जाएगा। चूँकि सरकार ने कहा था कि हम पुराने वेतनमान देने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ये नया अधिसूचना जारी करके नियमावली बना करके शिक्षकों को ठगने का प्रयास है एक तरह से। तो हमको नहीं लगता है कि पुराना वेतनमान मिलेगा, इसीलिए ये सब जो शर्तें हैं इसलिए सरकार अभी कोई वेतनमान नहीं दी है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी होगी। आचरण संहिता जो पुराना है वही सब कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें प्रेस नोट भी सरकार ने जारी की है, सारा कुछ वही है। तो सबसे जो मेन चीज़ है, और यहाँ देखिए पुराने शिक्षकों के लिए जो है कहता है कि जो नए शिक्षक होंगे, कहता इस नियमावली के गठन के उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा जो कि राज्यकर्मी का होगा। दर्जा राज्यकर्मी का मिलेगा, लेकिन क्या वेतनमान होगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। और एक नया संवर्ग हो जाएगा। कहता है कि जो अभी वर्तमान में शिक्षक बहाल हैं वो भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। मतलब जो पुराने शिक्षक हैं उसको यदि इस संवर्ग में जाना है तो इस नियमावली के तहत ही परीक्षा देना होगा, फॉर्म भरना होगा और इस नियमावली के तहत फिर से बहाल होना होगा। इस नियमावली में इस चीज़ की कहीं चर्चा नहीं है कि पुराने शिक्षक को सेवा का लाभ मिलेगा या क्या होगा, लॉलीपॉप है। इसीलिए एक तरह से सरकार शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया है और नए जो लोग हैं जो अभी शिक्षक बनने की कतार में है उसको भी केवल 3 ही चांस दिया है इस परीक्षा को देने का। इसमें भी परीक्षा कब कब होती है, प्रत्येक साल होगी या कैसे होगी, किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है। तो एक तरह से अभी यह लॉलीपॉप थमा दिया गया है, क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यर्थियों की मांग थी कि शिक्षक नियमावली को कैबिनेट से पास किया जाए। तो सरकार कैबिनेट से पास करके नियमावली को दे दी है, लेकिन इस पर बहाली होने में बहुत सारा झोल है। लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, पुराने शिक्षकों का आंदोलन भी खड़ा हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार शिक्षकों से अलग तरह का वादा किया था, लेकिन पुराने शिक्षकों को इस नियमावली के बाद कोई फायदा नहीं दिख रहा है। इसलिए आंदोलन होगा। हम शिक्षक कमर कस लें आंदोलन करने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।